बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9वीं और 10वीं के लेक्चर्स का आगाज़ किया है और इस वक्त हम 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस की जो बुक है उसके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड का ये निसाब है जो 9वीं और 10वीं और तमाम डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के इसको डिटरमाइन किया हुआ है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने पहला यूनिट रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। सेकंड यूनिट जिसमें यूज़र इंटरेक्शन को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। यूज़र इंटरेक्शन कंप्यूटर साइंस 10। इससे पहले हम 9th और 10th के ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या पहले से मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स जिनको आप जानते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं और वो गरीब घराने से उसका ताल्लुक फीस पे नहीं कर सकते बड़ी बड़ी अकेडमीज में, प्राइवेट स्कूल्स में, तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करना है, उसको फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स के फेस को फॉलो करें ताकि इन तमाम लेक्चर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अर्न करने के बाद, सीखने के बाद, लर्न करने के बाद अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकें। यूनिट 2 जिसमें यूज़र इंटरेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। एज यूजुअल कि स्टूडेंट इसको पढ़ने के बाद क्या सीख सकेंगे। आपने इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद ये सारी की सारी आउटकम्स हैं जिसमें यूज़र आउटपुट के फंक्शन के बारे में देखेंगे, स्टेटमेंट उनकी क्या होती है, डिफाइन एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, इनको आप देखेंगे और इसके साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं इस यूनिट में, यूज़र इंटरेक्शन में आप सीखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिफाइन लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, ए एंड डी, ओ आर नॉट क्या होता है, डिफरेंशिएशन बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर क्या होती है, डिफरेंशिएशन आप देख सकेंगे इस आज के यूनिट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको ईमेल आईडी पे इंटीमेशन मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन एज यूज कंप्यूटर एक ऐसा वाला है जो आप डाटा को इनपुट लेता है और इस डाटा को प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट आपको देता है। इसलिए तमाम प्रोग्रामिंग के ज़मानों में यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा के इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होती हैं। इस बार में हम सी लैंग्वेज के मुख्तलिफ प्री बिल्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम डाटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट जिसको I/O फंक्शंस का नाम दिया जाता है, इसमें देखते हैं क्या होता है और वो कैसे बनता है। हमें प्रोग्राम लिखते हुए इनपुट और आउटपुट दिखाने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन की जरूरत होती है, उसका नाम प्रिंट फॉर्मेटेड से निकला है, यानी कि क्योंकि ये स्क्रीन पर फॉर्मेट की हुई आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले चैप्टर में हम डाटा के जिन अक़साम का जिक्र किया गया है वो सब प्रिंट एफ यानी कि प्रिंट फंक्शन से पहले की डिस्प्ले की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर नीचे दिए गए प्रोग्राम को अगर देखेंगे तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंट ऑफ को किस तरह लिया जा सकता है। प्रिंट एफ जो होता है इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रिंट एफ सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने का एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसका नाम प्रिंट फॉर्मेटेड से निकला है क्योंकि ये स्क्रीन फॉर्मेट की हुई आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। पिछले चैप्टर में डाटा के जिन अक़साम का जिक्र किया है वो सब प्रिंट एफ फंक्शन से डिस्प्ले की जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये नीचे हम आपको जो है ना इसकी वो फंक्शनैलिटी देखेंगे और ये इनपुट आउटपुट फंक्शन से इन्हीं रिलेटेड से चीज़ें हैं जिसमें हम प्रोग्राम का एक लाया अमल बनाते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज का कीवर्ड या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस उसमें पाए जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए सी लैंग्वेज आउटपुट दिखाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शंस और सॉफ्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ फंक्शन मुहैया करती है। इस सेक्शन में हम ये दो फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रिंट एफ फंक्शन जिससे हमने एलैबोरेट किया, आपको बताया, और उसकी एग्जांपल क्या है ये आपके सामने दी गई है जिसमें हैशटैग को यूज़ करना है, इनक्लूड आपने स्टूडियो यानी कि ओपन और क्लोज में कर रख देना है, वाइड मैन आपने करना है। तो इनको प्रिंट ऑफ करेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखेंगे तो आपको आउटपुट ये आपका इनपुट हो गया जिसको आप लैंग्वेज में जब आप लिखते हैं
तो ये आपका आउटपुट आपका आ जाएगा। जब आप प्रिंट एफ कर देंगे, यानी कि इस फंक्शन को जब प्रिंट एफ कर देंगे तो ये आपके हेलो वर्ड, आपने ये लिखा हुआ है। इस मिसाल में स्क्रीन पर हेलो वर्ड दिखाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन इस्तेमाल किया गया है। हम वाबेन यानी कि वाबेन जो होते हैं इन्वर्टेड कमा बिगिन और क्लोज जो होता है, इसको हम वाबेन कहते हैं, जिसको डबल कोट्स का भी नाम दिया जाता है। उसमें जो के दरमियान जो भी लिखते हैं वो स्क्रीन पर आ जाता है। यानी कि डबल कोट में ये जो डबल इन्वर्टेड कमा बिगिन और क्लोज है, इसमें जो भी लिखते हैं जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज सी लैंग्वेज में इस तरह राइट डाउन करता है। ये आपको एक एक्टिविटी दे रही है, तो आपने IM में अपर केस एंड दिस इज एंड लोअर केस इसको लिखेंगे तो आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए। यानी कि हैशटैग को यूज़ करेंगे, इंक्लूड आप इसमें studio.h इस्तेमाल करेंगे और वाइडमैन आपको लिखेंगे, प्रिंट इसका लेंगे तो आपका IM अपर एंड दिस इज लोअर केस आ जाएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। अगर हम एक वेरिएबल की कीमत दिखाना चाहें तो आइए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि प्रिंट एफ कैसे काम करता है। इंटीजर एज इज इक्वल टू 35, यानी कि एक जो इंटीजर है उसकी एज 35 है और अब हम इस वेरिएबल की कीमत स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, यानी कि प्रिंट एफ और डबल कॉमा जो हमने इस्तेमाल किया है डबल कोटेड, उसके दरमियान एज लिखेंगे। बट इफ इट डज नॉट ए सॉल्व द पर्पस, लेकिन इससे हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ कि वो ये स्क्रीन पर दिखाता है और ये एज आ गया। और ये वेरिएबल एज में महफूज की हुई कीमत नहीं दिखाता, बल्कि जो भी प्रिंट एफ की वाबैन में लिखा है वही दिखाता है। यानी कि ये सिंपल हमने अगर इस तरह लिखा होगा तो फिर दिखाएगा, जबकि आप जो डबल कोटेड में जो आपका सिस्टम है अगर उसके दरमियान जो भी लिखा होगा ये आपको वो दिखाएगा। दर हकीकत हम जो है ना उस पर इस डाटा के फॉर्मेट की वजाहत करना पड़ेगी हमें कि फॉर्मेट जो है स्पेसिफायर को इस्तेमाल करते हुए इस डाटा के फॉर्मेट की वजाहत जो हमें स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा। सी लैंग्वेज में डाटा के मुख्तलिफ किस्म की अक़साम है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर किए गए हैं, जो कि आपको टेबल 2.1 में नीचे दिया गया है। तो उसको किस तरह देख सकते हैं, आइए देखते हैं। और ये फॉर्मेट हैं जिसकी मदद से हम इन तमाम चीज़ों को लिखते हैं। यानी कि डाटा टाइप इंटीजर है, फ्लोट है या करैक्टर है। यानी कि आपने इंटीजर में है आपने परसेंटेज और डी और परसेंटेज आई का इस्तेमाल करना है, ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड है। और फ्लोट में आपने जो है परसेंटेज एफ का इस्तेमाल करना है, करैक्टर में आपका परसेंटेज सी का इस्तेमाल करना है और ये आपका डाटा का फॉर्मेट है। फर्ज करें कि हम इंटीजर टाइप का डाटा दिखाना चाहते हैं तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंटेज डी या परसेंटेज आई को इस्तेमाल करते हुए प्रिंट एफ में इसकी वजाहत करनी होगी। इस तरह से फ्लोट टाइप के लिए हम जो परसेंटेज एफ इस्तेमाल करेंगे और ये दर्जैल मिसालों से वाज़ेह है। और इसको किस तरह लिखा जा सकता है और ये आपके सामने एग्जांपल है। ये वाइड मैन है इंक्लूडेड इसमें और फ्लोट हाइट इसमें 5.1 है, इसको इंटीजर 35 लिखा है। प्रिंट है इसका निकालेंगे, माई एजेस डी परसेंटेज है यानी कि जो डी में लिखा हुआ है वो लिखेंगे एंड माई एजेस एफ में जो लिखा है वो हम लिखेंगे। तो आपकी एज एंड हाइट आपके सामने, माई एज 30 एंड माई हाइट इज 5.80 फुट 80, यानी कि आपके सामने आपके शो हो जाएगी। यानी कि 5.8 इस तरह आपकी एज शो होगी। ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ये आपने जब इन तमाम चीज़ों को लिखा है तो इस तरह आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे वी कैन ऑब्जर्व दैट वाइल डिस्प्लेन, हम ऊपर देखिए मिसाल में हम देख सकते हैं कि आउटपुट जो दिखाते हुए पहले फॉर्मेट में स्पेसिफायर की जगह जो डबल कोटेड के बाद दिए गए डाटा में से पहले वेरिएबल यानी कि एज की कीमत आ गई है और दूसरे फॉर्मेट में स्पेसिफायर की जगह दूसरा वेरिएबल आ चुका है। तो इसमें हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोट हैं और टिप्स हैं, इसको आपने लाजमी रीड आउट करना होता है ताकि आपके नॉलेज में एनहेंस हो सके। तो इंपॉर्टेंट नोट एक और भी है, इसको भी आपने देख लेना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपकी जो अहम मालूमात हैं इसको आपने लाजमी देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कैन एफ क्या होता है। स्कैन एफ वो होता है
जो सी लैंग्वेज की एक बिल्ट इन फंक्शन में जो साफ से वेरिएबल्स में इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, वो स्कैन एफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से इनपुट डाटा की मतवक्को किस्म की वजाहत करते हैं। अगर साफ इंटीजर टाइप का डाटा देता है तो स्कैन एफ में लिखा गया फॉर्मेट स्पेसिफायर d% या i% होना चाहिए। दर्जा झैल मिसाल पर आप गौर करेंगे तो इनको इस तरह लिखा जा सकता है जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि करेक्टर ग्रेड है, और ये आपको इस तरह एग्जांपल आपने कोड करनी है। इस मिसाल में अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट जो स्पेसिफाइड है वो %c करेक्टर टाइप के वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सार्फ की गई जो इनपुट वेरिएबल है वो ग्रेड में महफूज की गई है। स्कैन एफ फंक्शन के दो अहम हिस्से हैं, जैसा कि ऊपर दिए गए कोड में देखा जा सकता है। पहले इसमें आपके जो डबल कोटेड के अंदर फॉर्मेट है वो स्पेसिफायर की एक लिस्ट दी गई है, दूसरे इसमें वेरिएबल्स की लिस्ट होती है जिसके बाएं तरफ आपका एंड लिखा जाता है। तो इस तरह इन तमाम जो है ना वो इसको स्कैन एफ में लिखा जाता है। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल है, ये स्कैन एफ की एग्जांपल है। इसको आप देख सकते हैं, इंटीजर नंबर है और ये प्रिंट एफ है, इंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10 इसमें लिख सकते हैं। स्कैन एफ को हम %d के साथ अगर लिखेंगे तो एंड नंबर के साथ, तो इस तरह इनको द नंबर यू इंटर्ड इज %d एंड नंबर, तो इंटर ए नंबर बिटवीन 0 to 10 4 और द नंबर यू इंटर्ड, ये आपको आउटपुट की फॉर्म इस तरह मिल जाएगा। ये स्कैन डीएफ होगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी आपने रीड आउट करके अपने नॉलेज को इनहेंस करना है। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हेडिंग है उसकी तरफ चलते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका गेच। गेच क्या होता है? गेच फंक्शन जो होता है वो सार्फ से, यानी कि जो आपका यूज़र है करैक्टर लेने के लिए इस्तेमाल होता है। सार्फ जो करैक्टर इनपुट करता है वो स्क्रीन पर नहीं ज़ाहिर होता है। ये फंक्शन आमतौर पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि प्रोग्राम उस वक्त तक आगे नहीं चलता जब तक सार्फ कोई बटन नहीं दबाता। इस फंक्शन को इस्तेमाल करिए हम प्रोग्राम की हेड सेक्शन में एक लाइब्रेरी जिसको conio.h शामिल करते हैं, और वो किस तरह होता है ये आपके सामने दिखा गया है। इंक्लूड है और इसमें conio.h इस्तेमाल करेंगे। वाइडमैन तो इंटर कीवर्ड कोई भी आप लिखेंगे तो आपका ये गेच फंक्शन कहलाएगा। ऊपर देखिए मैं प्रोग्राम आपका जो यूज़र है उसके करैक्टर इनपुट करने का मुतालबा करता है और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म करने से पहले इनपुट का इंतज़ार करता है। तो इस तरह इनको लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल है और इनको आप 2.7 में हम अगर आप गौर करेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर इफ़ वी रन दिस प्रोग्राम, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें जो स्कैन और गेच फंक्शन से करैक्टर लेने में उसके फ़र्क का पता चलेगा। जब हम स्कैन एफ के ज़रिए करैक्टर इनपुट करते हैं तो हमें प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए इंटर दबाना पड़ता है, लेकिन गेच में प्रोग्राम इंटर दबाने का इंतज़ार नहीं करता। ये फंक्शन करैक्टर लेते ही अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को शो किया जा सकता है और आप अपने सी प्रोग्राम लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर कंपाइलर को ये बताता है कि लाइन खत्म हो गई है। सी लैंग्वेज में सेमीकोलन जो है बतौर स्टेटमेंट टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है। अगर हमारे स्टेटमेंट के आखिर में डबल कोटेड ना लगाएं तो नतीजतन एरर आ जाता है, यानी कि ये सेमीकोलन आपके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए होता है और जो डबल कोटर है वो ना लगाएं तो आपके सामने एरर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड ये डबल कोटेड में ज़ाहिर किया गया, आगे सेमीकोलन आपके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो इस तरह स्टेटमेंट टर्मिनेटर हो जाती है। तो नेक्स्ट आपका एस्केप सीक्वेंस पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है एस्केप सीक्वेंस का? एस्केप सीक्वेंस जो प्रिंट एफ फंक्शन में वाबैन के यानी कि डबल कोटर के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, उनके जरिए प्रिंट एफ जो फंक्शन है मामूल का तरीकाकार से हटकर आउटपुट दिखाता है। इसको समझने के लिए हम नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखते हैं, यानी कि प्रिंट एफ माई नेम इज अली इन्वर्टेड कमा बिगिन इन्वर्टेड कमा क्लोज, यानी कि डबल कोटर के दरमियान जो आ गया है। तो आउटपुट ऑफ अब स्टेटमेंट इज माई नेम इज अली, यानी कि जो आउटपुट आएगा इस प्रिंट एफ की वो माई नेम इज अली आएगा और अली जो है वो डबल कोटेड में होगा। ऊपर दी गई मिसाल में
आप जो स्लैश मतलब डबल कोटेड में लगाए गए है एक स्कैप सीक्वेंस होती है जिसकी वजह से printf को स्क्रीन पर दिखा देता है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ स्कैप सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि स्कैप सीक्वेंस में दो करैक्टर होते हैं। पहला करैक्टर जो होता है हमेशा एक बैक स्लैश होता है और दूसरा करैक्टर मतलूबा फंक्शनैलिटी के मुताबिक आता है। बैक स्लैश को स्कैप करैक्टर का को कहा जाता है क्योंकि यह स्कैप सीक्वेंस के साथ स्कैप की निशानदेही करने के लिए मुंसलिक होता है। स्कैप करैक्टर और इसके बाद आने वाला करैक्टर स्क्रीन पर नहीं लिखे जाते लेकिन वो ये मखसूस काम करता है जो उनसे मंसूब किया जाता है। तो इस तरह फॉर्मेशन ऑफ स्कैप की जो सीक्वेंस होती है और इसको हम आगे भी इसको देखेंगे कि स्कैप जो करैक्टर है उसकी बैक स्लैश को किस तरह इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। और ये कुछ इंफॉर्मेशंस के लिए है जिसके बाद सीक्वेंस है और उसका पर्पस क्या है और सीक्वेंस क्या है, यानी कि आपका स्लैश है, आपका ये डिस्प्ले सिंगल कोड है और ये डिस्प्ले बैक स्लैश है, इसको कहा जाता है। जनरेटर एंड अलर्ट साउंड के लिए इन सीक्वेंस को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को आप जानकर आप जो स्कैप सीक्वेंस को उसको बनाते हैं। नेक्स्ट आपका न्यू लाइन, यानी कि न्यू लाइन में क्या होता है आइए देखते हैं। स्कैप करैक्टर के बाद जो एन वाजा किया जाता है वो कर्सर को अगली लाइन के शुरू पर ले जाता है। ये स्कैप स्क्रिप्ट्स आउटपुट को एक से ज्यादा लाइनों पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैप स्क्रिप्ट्स को मजीद समझने के लिए इस मिसाल पर गौर कीजिए। तो जब आप ये लिखते हैं तो आपके सामने यानी कि माय नेम इज अली, तो आप एन के साथ इसको बैक स्लैश के साथ एन लिख देते हैं। आई लिव इन लाहौर, तो इस तरह लिख देते हैं माय नेम इज अली आई लिव इन लाहौर। तो आपको इस तरह की फंक्शनैलिटी को ज़ाहिर करना पड़ता है। ये स्कैप स्क्रिप्ट्स के बगैर हमारे इर्द गिर्द एक से ज्यादा प्रिंट एफ स्टेटमेंट हूँ तो आउटपुट एक ही लाइन पर आएगी। इस मसाइल से ये भी वाज़ेह चीज़ होती है। तो आप इन तमाम चीज़ों को ज़हन में लाजमी रखना होता है जब आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये बात रखना ज़रूरी है कि ये आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सारे के सारे फंक्शन है और ये प्रैक्टिकल फंक्शन है। जब इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने सिर्फ एक कंसेप्ट समझाने के लिए तमाम चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। टैब जो होता है आपका स्कैप सीक्वेंस जो टैब है और जो वो है यानी कि IO जो फंक्शन है उसको बताता है कि उफ़क़ी तौर पर अगले टैब स्टॉप जो पर जाना पड़ता है। एक टैब स्टॉप 8 स्पेसेस का मजमूआ होता है जो घंटी इस्तेमाल करने से कर्सर अगले टैब स्टॉप पर चला जाता है। तो इस तरह टैब और है वो टी है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दी गई है। जब आप ये कोडिंग करेंगे तो इस तरह इनको टैब को किस तरह फंक्शनैलिटी को यूज करते हुए और ये आपका आउटपुट इसमें सामने आ जाता है। नेक्स्ट आपका है ऑपरेटर्स कि कोई भी चीज़ आप जब लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं राइट डाउन करने के लिए प्रोग्राम को, तो आपके ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर के नाम से वाजा होता है कि उसका सबसे अहम जो काम है वो कंप्यूटेशन करना होता है। हम प्रोग्रामिंग के जरिए डाटा पर कंप्यूटेशन करते हैं और डाटा पर हिसाब किताब करने के लिए हमारे पास बहुत से मैथ के फंक्शनैलिटी होती हैं। जब हम अपने प्रोग्रामों में मैथ के ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो सी लैंग्वेज में डाटा को अरेंज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए बहुत से ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। जो कुछ बुनियादी ऑपरेटर्स की यहाँ पे फहरिस्त नीचे दी गई है। नंबर 1 असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। सबसे पहले है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है आइए देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, जो उसकी कीमत होती है, जो उसको असाइन की होती है, उसको एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल की कीमत में रखने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि सी लैंग्वेज में बराबर की अलामत यानी कि इज इक्वल टू बतौर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह इनको आपके सामने देखा जाता है। सी लैंग्वेज में इज इक्वल टू का जो सिंबल है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर इंटीजर सम है इज इक्वल टू 5 है, आगे सेमीकोलन लगा देंगे तो कोड की ये लाइन जो है एग्जीक्यूट होने के बाद वेरिएबल सम में कीमत 5 महफूज हो जाएगी। अब मिसाल आप इसमें इसकी एक और मिसाल आप देख सकते हैं और वो क्या है जो यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल। इंटीजर सम है इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन लगा देंगे तो इंटीजर जो वेरिएबल है वो आपका इज इक्वल टू सम है वो इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी पहले वेरिएबल में
जो दी गई है वो आप की कीमत 6 रखी गई, फिर अगली लाइन में सम की कीमत वेरिएबल से मंसूब कर दी गई। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके सामने शो हो रही है। नेक्स्ट है आपकी प्रोग्रामिंग टाइम 2.1। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आपने किस तरह एक प्रोग्राम में लिखेंगे जो दो इंटीजर वेरिएबल की कीमतों का आपस में तबादला कर दे। यहाँ पे वाइड मैन आपने सेम आपकी जो फंक्शनैलिटी शुरू की गई है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे वाइड मैन लिखा हुआ प्रोग्राम और इंटीजर a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, और ये आपका टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी a है, a इज इक्वल टू b, और इस तरह प्रिंट आप इन सबको निकालेंगे तो आपका सामने आपको a बराबर इज इक्वल टू b आपका सारी चीजें आ जाएगी जब इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जो आपका डाटा होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टेबल 2.2 में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उनकी तफसील देगी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, ये स्लैश या डिवीजन ऑपरेटर इसको कहलाता है, और ये बाएं तरफ की कीमत को दाएं तरफ वाले पर तकसीम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ये अस्टेरिस्क के नाम से यूज किया जाता है और इसके दो कीमतों को ज़रब करता है। एडिशन ऑपरेटर जो प्लस है, इसको हम ऐड करने के लिए वैल्यू को माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपके परसेंटेज का मॉडुलक ऑपरेटर ये आपका कहलाता है। और ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहलाते हैं पूरी की पूरी आपकी सी लैंग्वेज में। सबसे पहले है डिवीजन, यानी कि तकसीम किस तरह करना है। तकसीम का ऑपरेटर है यानी कि डिवीजन का ऑपरेटर बाय ऑपरेंड की कीमत को दाएं ऑपरेंड की कीमत पर तकसीम करता है। मिसाल के तौर पर इस स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को शो किया जाता है, जो फ्लोट रिजल्ट है इज इक्वल टू 3.0, और इन तमाम चीज़ों को आप जब देखें इज इक्वल टू 2.0 आफ्टर दिस स्टेटमेंट द वेरिएबल रिजल्ट आर कंटेन द 1.5। तो इनको मतलब ये शामिल किया जा सकता है। इस स्टेटमेंट के बाद अब वेरिएबल रिजल्ट की कीमत जो होगी 1.5 होगी। यहाँ पे अगर दोनों ऑपरेटर्स आपके एंड इंटीजर टाइप के होंगे तो तकसीम का जवाब भी इंटीजर टाइप का होगा, जो इंटीजर देने के लिए बाकी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कोड की इस लाइन को अगर आप देखेंगे तो फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू 3/2 आपके सामने आ जाएगा। तो दोनों कीमतें इंटीजर टाइप की होंगी तो जवाब भी आपका इंटीजर ही होगा। यहाँ पे ये आपने जो बात रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम की तमाम सिचुएशन में जब आप लिखना शुरू करते हैं, ये एक और प्रोग्रामिंग दी गई है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं कि किस तरह ये प्रोग्रामिंग लिखी है, तो आउटपुट इनका क्या निकलेगा। इनको मेमोराइज करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो अमल है उसको देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या कुछ होता है, यानी कि जो आपका जो हाथ से ज़रब का अमल है वो किस तरह होता है। ज़रब का जो ऑपरेटर है वो आपके सामने इसको इस स्टेरस के ज़ाहिर किया जाता है, एक वाइटरी ऑपरेटर कहलाता है जो अदाद को ज़रब करता है। द जज़ार स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे इंटीजर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 स्टेरस 5, तो इसको अगर स्टेटमेंट के चलने के बाद जो वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई कर देगा इसको, और ये आपकी वैल्यू है वो 25 हो जाएगी। और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको इस कोडिंग में प्रोग्रामिंग 2.3 में आपको दी गई है, और ये आपका आउटपुट आपके सामने आएगा। तो आपकी सेम इसी तरह लैंग्वेज में आपने ये याद करनी होती है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऊपर यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लिख के दिया गया है। तो आप इन तमाम चीज़ों को लर्न करके मेमोराइज कर लेना है कि किस तरह आपने प्रोग्रामिंग करते हुए इनकी वैल्यूज़ को इनपुट करना है, और आपको आउटपुट किस तरह हो जाएगी एडिशन, यानी कि आपने वैल्यू को किस तरह प्लस करना है, किस तरह ऐड करना है। और एडिशन में जो जमा का ऑपरेटर है दो ऑपरेटर्स को जमा करता है। इस स्टेटमेंट को अगर देखेंगे इंटीजर ऐड इज इक्वल टू 10 + 10, तो अगर इनको आप एंटर करेंगे तो आपकी वैल्यू 20 हो जाएगी, और इस वैल्यू को प्रोग्राम में 2.4 में दिखाया गया है। इसको आपने एंटरटेन करके अपने नॉलेज को इनहेंस कर देना है। हम आपको सिर्फ वही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जो आपको ऊपर दिखाया सब्ट्रैक्शन माइनस है, उन्हीं तमाम चीज़ों को आप लिखेंगे। जैसे कि इंटीजर रिजल्ट 20 इज इक्वल टू 20 - 15 करेगी तो आपकी वैल्यू 5 बच जाएगी। तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। जैसा कि मैथमेटिकल्स में आपको दिखाया गया मॉडुलस आपका जो ऑपरेटर यानी कि तकसीम है, तो तकसीम को 14 के साथ 3 के साथ तकसीम करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो बाकी बचेगा वो दो लफ्ज बचेगा। तो इसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल आपको दो सामने आपको दिखाएगा। तो इस तरह आपका मॉडुलस ऑपरेटर शो करेगा। अगर हम 14 को 3 पर तकसीम करें तो दो बाकी बचेगा, इसलिए वेरिएबल है वो आपकी
रिमेनिंग कीमत जो आपकी 2 है, तो इसको हम मजीद प्रैक्टिकल देखने के लिए इस एग्जाम्पल को प्रोग्रामिंग जो 2.5 को देखेंगे तो आपके आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसका जो मॉडुलस ऑपरेटर है पूरी की पूरी सी लैंग्वेज में इसी बेस पे डिपेंड कर रहा होता है। ये आपको एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको प्लस है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी आपको दी गई है, इसको आपने लास्ट में देख लेना। नेक्स्ट है आपका रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। रिलेशन ऑपरेटर दो कीमतों के जो आपका रिलेशनशिप है उसको मवाजना करने के लिए रिलेशनशिप ऑपरेटर बनाया जाता है कि आया दोनों कीमतें बराबर हैं या नहीं, एक कीमत दूसरे से बड़ी या छोटी हो सकती है। सी लैंग्वेज में हम रिलेशन ऑपरेटर्स को न्यूमेरिक और करैक्टर टाइप के डाटा पर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल 2.3 सी लैंग्वेज के रिलेशनल ऑपरेटर और उनकी तफसील दी गई है और वो किस तरह दी गई है, इन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है। और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं आइए, इज इक्वल टू को यूँ और नॉट इक्वल को हम इसके साथ ज़ाहिर करेंगे, ग्रेटर देन को ये है, लेस देन को ये है, आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल टू आप ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो आप सी लैंग्वेज को आपने यूटिलाइज करना होता है और इनको आपने मेमोराइज करना है। और रिलेशन ऑपरेटर जो दो ऑपरेशन सारे अंजाम देते हैं और तीजा एक बूलियन एक्सप्रेशन की सूरत में दिया जाता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स जो होता है उसकी शक्ल में जब आपको देखें, यानी कि अगर आपका सही आपकी स्टेटमेंट होगी तो उसको ट्रू कहेंगे, आपकी फॉल्स स्टेटमेंट होगी तो आपको फॉल्स कहेंगे, तो आपको फॉल्स उसको डिनोट किया जाएगा या उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस की जो कीमत होगी वो 1 होगी, अगर गलत होगा तो उसकी कीमत 0 होगी। और ये तस्वर जो है आपको टेबल 2.2 में दिया गया रिलेशन ऑपरेशन जो है 5 इज इक्वल टू 5 है, 5 इज इक्वल टू 5 आपका ट्रू है, 5 इज नॉट इक्वल टू 7 है, ये भी ट्रू है। 5 ये यानी कि ये आपका रिलेशन एक्सप्रेशन है और ये आपको स्टेटमेंट दी गई है और ये आपका एक्सप्लेन इसको किया जा रहा है, ये आपका रिजल्ट है। यहाँ पे अगर देखें 5 लेस आपका जो इज ग्रेटर देन यानी कि 5 7 है, जबकि 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये आपका फॉल्स कहलाएगा। यानी कि आपकी स्टेटमेंट में अगर सच्चाई होगी तो ट्रू होगा, अगर गलती होगी तो रॉन्ग आपको दिखाएगा। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू एंड ऑपरेटर जो है ना वो किस तरह शो किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो इज इक्वल टू और बराबर का जो ऑपरेटर है सी लैंग्वेज में हम ऑपरेटर ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो दो एक्सप्रेशन बराबर हैं या नहीं, जबकि इज इक्वल टू ऑपरेटर जो है दाएं तरफ वाले एक्सप्रेशन को बाएं तरफ वाले वेरिएबल से मंसूब करता है। जो डबल इक्वल ऑपरेटर चेक करता है कि दोनों तरफ ये ऑपरेटर बराबर हैं या नहीं। सिंगल इक्वल ऑपरेटर जो इज इक्वल टू दाएं ऑपरेटर को बाएं तरफ वाले वेरिएबल से मंसूब करता है, तो इस तरह उनको असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू और डबल ऑपरेटर को इसके साथ मिलाया जाता है। तो हम रिलेशन एक्सप्रेशन का नतीजा दिखाने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपको स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को राइट डाउन करेंगे तो आप इन फंक्शन को प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे तो आपके आउटपुट में तमाम की तमाम चीज़ें शो हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे फिर मैं आपको कहता चलूँ, जब यूं ही आप इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकल करते जाएंगे, आप विजुअल स्टूडियो को या आपके जो एडिटर में जब लिखते जाएंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि इन लैंग्वेज को किस तरह लिखा गया है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मजीद क्या होता है आइए देखते हैं। यानी कि मंतिकी ऑपरेटर इनको कहा जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बूलियन एक्सप्रेशन पर ऑपरेशन सारे अंजाम देते हैं। जवाब में एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। रिलेशनल ऑपरेशन का जवाब बूलियन एक्सप्रेशन होता है, इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस की कीमत निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेबल 2.5 में इन तमाम मंतिकी ऑपरेटर्स को यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को दिखाइए। ऑपरेटर्स हैं यानी कि डबल एंड है और ये आपका जो है ऑपरेटर्स है, आपका एंड है, डबल स्लैश को यहाँ पे दिखा गया है और इसको लॉजिकल एंड कहा जाता है, इसको लॉजिकल और कहा जाता है, इसको लॉजिकल नॉट कहा जाता है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये लॉजिकल नॉट है, ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल एंड है। तो इन तमाम चीज़ों को लॉजिकल ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर जो होता है वो दो बूलियन यानी कि एक्सप्रेशन को बतौर ऑपरेटर लेता है और इसी सूरत में ट्रू होता है। अगर दोनों ऑपरेटर्स ट्रू हों और कोई एक ऑपरेटर फॉल्स हो तो जवाब फॉल्स होता है। टेबल 2.6 में एंड ऑपरेटर्स का जो ट्रूथ टेबल है वो दिया गया है, यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स
आपका फॉल्स कहलाएगा, फॉल्स एंड ट्रू भी आपका फॉल्स कहलाएगा, ट्रू एंड फॉल्स भी आपका फॉल्स कहलाएगा। यानी कि उसमें सच्चाई भी शामिल और गलती भी होगी, वो भी गलती होगा। यानी कि ट्रू एंड ट्रू आपका रिजल्ट के तौर पर ट्रू होगा। जब आप कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तो ये उन तमाम उस वक्त की कंडीशन को लिखा जाता है और ये आपका एंड ऑपरेटर कहलाता है। नेक्स्ट आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, इसको हम इस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। और ऑपरेटर बूलियन एक्सप्रेस लेता है और जवाब ट्रू होता है अगर कोई एंड ऑपरेटर हो टेबल 2.9 में और ऑपरेटर के ट्रू टेबल दिया गया है। यानी कि फॉल्स एंड फॉल्स, ये आपका फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू आपका ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आपका ट्रू होगा, ट्रू आपका ट्रू होगा। तो ये इनको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। नॉट ऑपरेटर क्या होता है, नॉट ऑपरेटर को अगर हम देखेंगे तो उनको बूलियन एक्सप्रेस की कीमत को उल्टा देता है। यानी कि अगर कीमत ट्रू और फॉल्स हो तो उनको किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, ये आपके सामने है। एक्सप्रेशन जो होता है वो आप इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है और ये आपका यानी कि एक्सप्रेशन किया गया। ये नॉट ऑपरेटर है, ये ट्रू है, ये फॉल्स कहलाएगा। नॉट ऑपरेटर को फॉल्स के साथ ये आपका ट्रू कहलाएगा। तो ये आपका यानी कि इसमें उल्टा ऑपरेशन किया जा रहा है इस टेबल में। एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स को टेबल में 2.9 में जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनको शो किया गया है और उनका जो रिजल्ट है वो भी दिया गया। ये लॉजिकल ऑपरेशंस है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 छोटा है 4 से एंड 7 बड़ा है 8 से। यानी कि ये इसको एक्सप्लेन किया गया है। और ये आपका फॉल्स है। इस स्टेटमेंट में आपने देखेंगे जो आपका लिखा गया 3 बराबर है 4 के और 3 बड़ा है 1 से। ये आपकी स्टेटमेंट लिखा गया है सी लैंग्वेज में और ये आपको स्टेटमेंट शो कर रहा है, ये आपका ट्रू है। यानी कि स्टेटमेंट में जो आपका सच होगा तो वो आपका ट्रू होगा, फॉल्स होगा तो वो आपका गलत होगा, तो आपको फॉल्स लिखा जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेशंस को इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डिड यू नो आपने एक्टिविटी करनी है और अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो क्या होते हैं, आइए देखते हैं। यूनरी एंड बाइनरी बेमुकाबला बाइनरी ऑपरेशंस वो तमाम ऑपरेटर जिनका इस चैप्टर में जिक्र किया गया। ऑपरेटर्स की तादाद की बिना पर उनकी दो बुनियादी किस्में हैं, यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर्स के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड दरकार होता है। मसलन आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का एक ही ऑपरेंड होता है। साइन ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर की एक मिसाल है, जैसा कि आपकी 5। और जो बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड होते हैं। तमाम अरिथमेटिक और आपका जो मल्टी रिलेशनल जो होता है उसमें अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर उसको डबल एंड और नॉट और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाइनरी ऑपरेटर्स में उनका शुमार किया जाता है। तो इस तरह यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है और ये यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो कि सी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटर इस प्रोसीजर, यानी कि ऑपरेटर्स की तरजीह किस तरह हो सकती है। अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हों तो ये सवाल पैदा कि पहले हल करेंगे। इस मसले को हल करने के लिए ऑपरेटर्स की एक तरजीह टेबल दी गई है 2.10। जिस ऑपरेटर्स की तरजीह ज़्यादा हो वो दूसरे ऑपरेटर से पहले हल किया जाता है। अगर एक जैसी उसमें प्रायोरिटी हो तो दाएं तरफ से ऑपरेटर से पहले बाएं तरफ वाला ऑपरेटर हल किया जाएगा। रिजल्ट आपके सामने है, एग्जाम्पल आपको दी गई है, अवेल्यूएट किया गया है और इनको अवेल्यूएट करने के लिए आपके सामने इनको रिजल्ट है इक्वल टू 8 है। आप देखेंगे 2 + 3 + 7 है और इनको जमा कराएंगे तो आपके ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ऑपरेटर्स क्या हैं ये आपके सामने है। प्रेसिडेंट्स इनको 1 2 3 4 5 6 9 तक दिया गया है। ये ऑपरेटर्स को सिंबल के साथ ज़ाहिर किया गया और इनको प्रेसिडेंट दिया गया है इस एग्जाम्पल में। तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। लिखना किस तरह सी लैंग्वेज में ऑलरेडी आपको सिखा दिया गया, दिखा दिया गया है, वो आपको समझ आ गया। तो समरी आ गई है स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या कुछ देखा। इस प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट को दिखाने का तरीका उसके बारे में देखा। प्रिंटफ क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, कैच क्या होती है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को किस तरह किया जाता है, स्कैप सीक्वेंस क्या होती हैं, बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन तमाम की तमाम इस यूनिट में मॉड्यूलेशंस क्या होती है, रिलेशंस ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड आर ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और शॉर्ट सर्किटिंग और यूनरी एंड बाइनरी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होता है, जिसको हम सिंबल के साथ ज़ाहिर करके अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का यूनिट 2, जिसमें तमाम की तमाम जो सी लैंग्वेज में चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं उनको हमने रीड आउट किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको ट्रांसलेशन करके आपको बताया।
तो ये सा आपका चैप्टर जिसको हम यूज़र इंटरेक्शन का नाम दिया गया है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ताकि आप आसानी के साथ जो कंप्यूटर लैंग्वेज है और कंप्यूटर साइंस है इसको आसानी के साथ समझ करके इन तमाम चीज़ों को आप यूटिलाइज करें और अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को मनवा सकें। ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये सेम जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके बहुत ईजी लगेगा। जिस तरह मैं आपको पढ़ता हुआ या आपको एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को आप आसानी से आप एक एज ए प्रोग्रामर लिख लेंगे। जब आप इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सरसाइजेज दी गई हैं तकरीबन 1 से लेकर 7, 8, 9 तक जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपकी प्रैक्टिकलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसको आपने अटेम्प्ट करना है इन एक्सरसाइज को, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके, तो आपके पास एक अच्छा सा स्किल हो जिससे आप आने वाले दिनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहला सकें। ये आपकी बेसिक है 9 और 10 के लेवल पे जो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा सकी हैं ताकि आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड करें, तो आप उनको आप आसानी से अंदर। ये 10 एग्जांपल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिकल देखना है। तो ये था आपका यूनिट 2 जिसमें यूजर इंटरेक्शन को देखा गया। तो यूनिट 3 में हम कंडीशनल लॉजिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, जो ऑलरेडी मौजूद हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को और अपने साथियों को लाजमी इन तमाम चीज़ों के मतलब बताएं, ताकि वो आने वाले दिनों में जो भी यहाँ पे लेक्चर्स हों इस सब्सक्राइब करेंगे तनवीर अहमद स्पीक चैनल को, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन मिल सके। तो ऐसे स्टूडेंट जो गरीब तलबा और तलबात हैं, वो फीस पे नहीं कर सकते, वो घर में बैठ के इन तमाम लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप मैं पूरे का पूरा चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपनी मर्जी से अपने जहन के मुताबिक इसको स्टॉप कर करके आप आसानी के साथ थोड़ा थोड़ा करके इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो यूटिलाइज करते हुए मेमोराइज करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मेरी हौसला अफजाई के लिए, ताकि मैं इस किस्म के लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट अवेल कर सकूं फेसबुक पेज पे और स्कल्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर फेसबुक पेज पे एज वेल, और तनवीर अहमद स्पीक चैनल जो ऑलरेडी आप जिससे मुस्तफीद हो रहे हैं अपने दोस्तों को 36 से 36 अजला जो पंजाब के हैं वो इन लेक्चर से मुस्तफीद हो सके हैं। तो चूँकि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो करिकुलम डिटरमाइन किया है वो तमाम के तमाम जो टेक्स्ट बुक है वो अब आपके पूरे पंजाब में दिया गया है। तो इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। एक और लेक्चर जिसमें यूनिट 3 को डिस्कस किया जाएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।